हेलो हाय एंड वेलकम टू ऑल। आज हम एक बढ़िया सा चैप्टर आज करेंगे, दैट इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। आज का जो चैप्टर हम करेंगे दैट इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि मैं ये चौक से कुछ लिख रहा हूँ तो इसके लिए मुझे फोर्स चाहिए। मैंने अपने हाथ में किताब को पकड़ा हुआ है, इसके लिए मुझे फोर्स चाहिए। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को हिट करते हैं तो उसके लिए भी फोर्स चाहिए। जब हम डोर को ओपन करते हैं तो उसके लिए भी फोर्स चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे डेली लाइफ में फोर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में फोर्स की अहमियत बहुत 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 ज़्यादा होती है, इसलिए हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फोर्स क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए पुलिंग और पुशिंग इफेक्ट दैट causes any change in an object। बहुत ही सिंपल है। अब जैसे यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो अगर आपने इसको यहाँ से पुश किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये से आगे मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस आया। यहाँ पर इसके पोजीशन में कुछ चेंजेस आया। कुछ इसी तरह का चेंजेस होता है। तो फोर्स का मतलब होगा ए पुलिंग और पुशिंग इफेक्ट दैट कॉजेस एनी चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज होता है, जिसके वजह से कुछ चेंज होता है, जिसके वजह से वो चेंज हुआ, उसी वजह को हम कहेंगे फोर्स। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स जो होता है, फोर्स की कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या हैं वो कैरेक्टर?
जो पहला कैरेक्टर आएगा, इट कॉजेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट में क्या करता है, मोशन पैदा करता है। अब जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इट कॉजेस रेस्ट इन एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकता है। अभी जैसे आप साइकिल से जा रहे थे तो आपने क्या किया, ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने पर क्या होता है, ब्रेक लगाया मतलब आपने जो ब्रेक लीवर है उसके ऊपर फोर्स लगाया। तो जिसके चलते क्या हुआ, जो ब्रेक लीवर के ऊपर आपने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से आपकी जो साइकिल है वो रुक जाती है। सो इट कॉजेस रेस्ट इन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इट चेंजेस डिरेक्शन इन एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने में भी हमारी मदद करता है। अब जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, जो बॉलर है वो बॉल को लेके आता है और बैट्समैन बॉल को हिट करता है। तो इसका मतलब जो बैट्समैन है क्या करता है, वो बॉल की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को चेंज कर दिया अपने बैट से। सो दैट इज चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन। और इसके लिए भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ी, इसके लिए भी हमको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट में, इट ऑल्सो चेंजेस शेप एंड साइज। फोर्स कोई ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है, साइज होती है, इसको भी ये बदल देती है। अब जैसे आपके पास कोई सॉफ्ट, ये एक बहुत ही सॉफ्ट बॉल है, अगर आपने इसको हाथ से पकड़ा और इसको कंप्रेस किया तो इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से साइज भी चेंज हो जाती है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से कोई रेस्ट में रखी हुई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करती है। फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है वो मूव करना स्टार्ट करती है। फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रेस्ट में आ जाता है। फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज होता है और फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में भी बदलाव आ जाते हैं। बात एकदम क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड फोर्स। मतलब मान लीजिए यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऐसा नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन से ही फोर्स गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। फोर्स यहाँ से भी गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है, यहाँ से भी गिरेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग सकता है। ऐसा कोई टर्म और कंडीशन नहीं है कि फोर्स सिर्फ एक डायरेक्शन पे लगेगा और किसी डायरेक्शन पे नहीं लगेगा। बात एकदम क्लियर है?
नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। यहां पर अगर मैंने कुछ फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, मान लीजिए मैंने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया। न्यूटन जो होता है वो SI यूनिट होता है फोर्स का। और ये साइड से कुछ 20 न्यूटन का फोर्स लगा। अब जैसे आप साफ तौर से देख पा रहे हो, दोनों फोर्स ऑपोजिट हैं, दोनों फोर्स ऑपोजिट, तो एक को मैं प्लस मान लूंगा और दूसरे को मैं माइनस मान लूंगा। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स, मतलब अगर मैं पूछूं यहाँ पर टोटल फोर्स कितनी है, तो आप क्या करोगे, नेट फोर्स निकालोगे। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, दैट इज F1 प्लस F2। बात क्लियर है? तो यहाँ पर दिस इज F1 माइनस 20 न्यूटन और दिस इज F2 प्लस 16 न्यूटन। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे 40 न्यूटन मिलता है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो होता है 40 न्यूटन का, मतलब इस साइड में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड में अगर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो यहां पर दो ऑपोजिट साइड से दो फोर्स लगे और ये ऑब्जेक्ट मूव किया, सो दिस फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। जो फोर्स लगने पर आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है उसी फोर्स को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। बात क्लियर है? तो बैलेंस फोर्स क्या होगा सर जी? तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल बैलेंस फोर्स? ये ऑब्जेक्ट है, जी हाँ, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये साइड से कुछ फोर्स लगा प्लस 50 न्यूटन का, जी हाँ। ये साइड से भी फोर्स लगा माइनस 50 न्यूटन का। दोनों फोर्स अपोजिट हो गए तो साइन भी अपोजिट होगी। अगर मैं नेट फोर्स निकालूंगा, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, मतलब माइनस 50 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट डोंट मूव, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। सो दिस फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। जो फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया उसी फोर्स को हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। बात एकदम क्लियर है? ओके,
नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मूला एंड यूनिट। तो बंधु फोर्स की जो फॉर्मूला होती है, फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका जो सिंबल होगा एफ के ऊपर आरो मार्क, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। और इसकी जो यूनिट है, इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक है MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, दिस यूनिट इज न्यूटन, और नेक्स्ट है CGS सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड वाला यूनिट, एंड दिस इज डाइन। SI सिस्टम में हम न्यूटन को ही लेते हैं। न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट देखेंगे रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे जो कॉम्प्लिकेसी है वो बढ़ता बढ़ता ही जाएगा, इसीलिए बिल्कुल ध्यान मत हटाइएगा, एकदम ध्यान से। न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ध्यान से। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इसका क्या मतलब है सर, तो इसको भी देख लेते हैं। सो F इक्वल टू क्या है, MA, तो फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन होगा सर। मास का SI यूनिट क्या होता है, 1 kg। एक्सीलरेशन का SI यूनिट क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पर 1 न्यूटन चाहिए, तो इसीलिए मास को 1 और एक्सीलरेशन को 1 लेना पड़ेगा, बिकॉज 1 1 जा 1 ही तो होता है। तो 1 kg कितना ग्राम होता है, दैट इज 1000 ग्राम। और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब ये कितना हुआ, ये हो गया आपका दैट इज 10 टू द पावर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर होता है, दिस इज डाइन। बात एकदम क्लियर है। यस सर, एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है कि 1 न्यूटन का फोर्स क्या है, इसको डिस्क्राइब करो। 1 न्यूटन का फोर्स क्या है, इसको डिस्क्राइब करो। सो वेरी सिंपल ना, F इज इक्वल टू MA। तो हमें F को कितना चाहिए, F 1 न्यूटन चाहिए। F कब 1 न्यूटन होगा, जब आपका मास होगा 1 kg और एक्सीलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, ध्यान से। 1 kg ऑब्जेक्ट में, 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, 1 kg ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन पैदा करने के लिए आपको जितना फोर्स चाहिए, दैट इज नोन एज 1 न्यूटन। आपके पास 1 kg वाला एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में रखा है या फिर मोशन में है, कोई बात नहीं, उसमें आपको एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जनरेट करना है, पैदा करना है। तो उसके लिए आपको जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट फोर्स इज नोन एज 1 न्यूटन। बात क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। पढ़ाई में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मन लगा के हमेशा पढ़िएगा।
जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। अभी नेक्स्ट आएगा सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन महाशय ने, सर आइजैक न्यूटन, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ लाइफ टाइम। ये आज तक जितने भी महान साइंटिस्ट लोग जन्म लिए हैं, अगर उनकी मैं एक लिस्ट बनाऊं तो उस लिस्ट में सर आइजैक न्यूटन का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे पहले आता है मास। मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए मैटर। कोई मैटर में कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई मैटर में कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास। और नेक्स्ट चीज हम देखेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी at rest or in uniform motion। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉल है, ठीक है। ये मान लो कि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में। ये अपने आप मूव करना स्टार्ट नहीं कर सकता, ये खुद मूव नहीं कर सकता। या फिर अगर ये बॉल मूव कर रहा है कहीं पे, स्पेस में मूव कर रहा है, जैसे दूसरे प्लैनेट भी मूव करते हैं, तो ये अपने आप स्टॉप नहीं हो सकता। क्या आपने कभी न्यूज़पेपर्स में सुना है कि मार्स प्लैनेट मूव कर रहा था, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और 2 दिन से वो घुमा नहीं, उसको गुस्सा आ गया, वो एक जगह पे रुक गया? ऐसा कभी सुना है आपने? नो। क्या आपने ऐसा कभी सुना है न्यूज़ में कि धरती जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, जिसको एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगे थे, इस साल 2020 में इसने 300 दिन में चक्कर कंप्लीट कर दिया? क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट ये खुद अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकती। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये मूव करेगा। ये अपने आप खुद अपना स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। क्या आपने कभी ये देखा है कि एक साइकिल अपने आप चली गई, या कोई कार अपने आप खुद चला गया, गुस्सा आ गया उसको, वो खुद चला गया बिना ड्राइवर के? ऐसा कभी हुआ है? नो। और जैसे ये चौक मेरे हाथ में, कि ये चौक अपने आप खुद आगे चला गया या बोर्ड पे खुद लिख दिया? ऐसा नहीं होता। सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो ये मूव करेगा। दिस एबिलिटी इज नोन एज इनर्शिया। मास जितना ज्यादा होगा, इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। अब जैसे एक खाली बक्सा आपके पास है,
उसको आप आराम से स्लाइड करके ले सकते हो। अगर वो बक्सा बुक से भरा हुआ होगा तो वो भारी हो जाएगा, तो इसको तो मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि नहीं। तो मास ज़्यादा हुआ तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब जैसे एक फुटबॉल है, वो रोल होके आपकी तरफ आ रही है, तो आपने अपना पैर दिखा लिया और वो फुटबॉल रुक गया और आप रोनाल्डो बन गए। अगर मान लो एक बड़ा सा फुटबॉल आयरन का होगा, वो सेम साइज का होगा, थोड़ा सा भारी होगा, वो अगर आपकी तरफ रोल करके आएगा, आप रोनाल्डो बनने की कोशिश करोगे, तब क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, 2-4 हड्डियाँ टूटेगी और अस्पताल में 6 महीना तक पड़ेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है, मास जितना ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। एकदम क्लियर है? ओके। तो बंधु, इनर्शिया जो होता है बंधु, ये 3 तरह का होता है। सबसे जो पहला आता है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। ई के बाद आता है इनर्शिया ऑफ मोशन आता है, और ऊ के बाद आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वा। तो क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ रेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब जैसे मान लो कि ये एक बस है और आप ऐसे बस के ऊपर खड़े हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो, ये मैं बस में जा रहा हूँ। तो बस भी रेस्ट में है और आप भी रेस्ट पे हो। जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करेगा, तब आप जो हो, आप पीछे की तरफ आप ऐसे हो जाते हो। बॉस आगे चला जाता है और आप पीछे की तरफ ऐसे हो जाते हो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बंधु, जो बॉस है ये पहले रेस्ट में था, जिसके चलते आपका ये जो निचला वाला हिस्सा है ये बॉस के ऊपर, बॉस के कांटेक्ट में था, और ये वाला पार्ट भी रेस्ट में था। जब बॉस चला तो ये जो पार्ट कांटेक्ट में है बॉस के, ये भी चला गया, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो रेस्ट में ही रहेगा, ये नहीं जाएगा। इसीलिए आप पीछे की तरफ ऐसे हो जाते हो। बात एकदम क्लियर है? दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। आपने देखा होगा, अभी जैसे ये एक प्लांट है, एक बड़ा सा मैंगो प्लांट है, जिसमें ऐसे मैंगो खिले हैं, सॉरी मैंगो फड़े हैं। तो अब क्या करोगे? अगर ये जो ब्रांच है, ब्रांच को अगर जोर से आप हिलाओगे, जोर से धक्का दोगे, तो क्या होगा? ये है एक ब्रांच, मान लो कि दिस इज वन ब्रांच। तो यहाँ पर ये एक आम है, दिस इज वन मैंगो। अगर आप ब्रांच को जोर से धक्का देते हो तो ब्रांच मूव कर जाता है, ब्रांच आगे या पीछे चला जाएगा, लेकिन जो मैंगो है वो आगे पीछे नहीं होगा। तो ये जो मैंगो है वो ऐसे नीचे टूट के गिर जाएगा। तो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। सो हेलो हाय एंड फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, क्या होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन जो है ये आपको ये बताता है इफ ए बॉडी is in motion then it will remain in motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही करेगा, वो अपने आप रेस्ट में नहीं आएगा। अब जैसे ये एक बस है, मान लो ये एक बस है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, दिस इज मैन। अब ये बस आगे जा रहा है तो ये आदमी जो बस के ऊपर खड़ा है ये भी आगे जा रहा है। अब जैसे ही बस अचानक से स्टॉप हो जाएगा तो जो इंसान है वो ऐसे आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? बस जा रहा है तो बस के साथ आदमी भी आगे जा रहा है, लेकिन जब बस रुक गया तो आदमी नहीं रुकेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप रुकता नहीं या फिर कोई ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करता नहीं। तो ये जो मैन है जो मूव कर रहा था वो अपने आप नहीं रुक पाएगा ड्यू टू इनर्शिया। ये मूव कर रहा था तो इसलिए ये मूव ही करेगा। तो इसके चलते ये जो आदमी है ये आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और लास्ट में हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अब ये क्या है? ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। जो बॉडी है बंधु वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। ए बॉडी मूविंग अलोंग a straight line will continue to move along the same direction in the straight line। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में ही जाएगी, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो उस अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगी। दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो कार होता है, कार में सीट बेल्ट दिया जाता है, किस लिए? कि जो कार जो होती है अगर वो शार्प टर्निंग ले, जो कार होती है अगर वो एक शार्प टर्निंग वो लेफ्ट की तरफ हो या फिर राइट की तरफ हो, मान लो एक कार ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही थी, वो यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेगी या फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी एकदम शार्पली, तो क्या होगा? जो इंसान इसके अंदर बैठा है वो तो ऐसे ऐसे अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो आदमी कार के अंदर है वो अपना डायरेक्शन खुद चेंज नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये आदमी जो है ये सीधा चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो आदमी कार के अंदर होता है वो कार से बाहर निकल के सीधा नहीं चला जाता,
ठीक है, कार में सीट बेल्ट दिया जाता है, इसलिए जो आदमी है वो अपने आप को सीट बेल्ट से बांध के रहता है। इसलिए अगर कार राइट में जाती है तो वो आदमी राइट की तरफ जाता है, अगर कार लेफ्ट मुड़ती है तो वो आदमी लेफ्ट जाता है। तो आपने देखा होगा कि शार्प टर्निंग में क्या होता है, अगर जो कार राइट की तरफ टर्निंग लेती है तो आपकी जो बॉडी है वो लेफ्ट की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, अगर लेफ्ट टर्निंग ले तो वो राइट की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। बात एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे खत्म होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग।